लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा हो गई है। 2 दिसंबर को मतदान होगा पार्षद के लिए और अध्यक्ष के लिए। इस बीच गोंदिया नगर परिषद का भी चुनाव होगा, जिसे लेकर लगातार राजनीतिक दल बैठक कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि इस बार किसको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाए, जिससे कि नगर परिषद चुनाव वो जीत जाए। भाजपा कांग्रेस दोनों अपने अपने स्तर पर मंथन कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, शिवसेना शिंदे गुट की बात कर ले, सभी दल अपनी राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक जो लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और लगातार मंथन कर रहे हैं। इस बीच हम गोंदिया की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रभाग क्रमांक 1 से घनश्याम पानतौने जी से, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनकी दावेदारी देखी जा रही है। वार्ड नंबर 1 से सर, आपका जनचेतना न्यूज में स्वागत है जी। आप बड़े अनुभवशील नेता है। हमें खबर है कि जिस तरह से आप पद में नहीं रहते हुए लोगों के काम हमेशा आए हैं, विकास के काम को लेकर के हमेशा सक्रिय रहे हैं यहाँ की राजनीति में भी। सबसे पहले तो हम गोंदिया की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि इन दिनों चुनाव के समय में कैसा चल रहा है पार्टी में, पूरे नगर में। जिस प्रकार से आपने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी कड़ी में गोंदिया नगर पालिका के भी चुनाव है। गोंदिया में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से 44 सीटों पर नगर सेवक अपने लड़ा रही है। नगराध्यक्ष यह भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि पिछले बार की तरह ही इस बार भी गोंदिया नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे जाकर के नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चुनकर आएंगे और निश्चित तौर पर नगर अध्यक्ष पद के लिए जो पार्टी उम्मीदवार देंगी वह उम्मीदवार भी काफी मतों से गोंदिया नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेंगे। यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं अनुसूचित जाति प्रवर्ग से प्रभाग क्रमांक 1 से चुनाव लड़ रहा हूं। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीसरी बार मुझ पर विश्वास जताया गया और मैं प्रभाग क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने जा रहा हूं। और जो मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल में प्रभाग में जो काम किए हैं, उन्हीं कामों को आधार बना करके मैं जनता के समक्ष तीसरी बार मुझे वह उस क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करने के लिए जा रहा हूं। और निश्चित तौर पर प्रभाग की जनता मुझे पुनश्च एक बार मेरे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मुझे मौका देगी, ऐसा मुझे यकीन है। बड़े विश्वास के साथ आपने बताया कि इस बार पूरे की सरकार बनेगी, तो कितना आश्वस्त है? जैसे कि हमको खबर है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, स्कूलों में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ ऐसे काम आप बताएंगे जो भाजपा ने नगर में कराई है बहुत अच्छी? मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2017 से 2022 तक के मेरे दूसरे कार्यकाल में गट नेता या जवाबदारी दी गई थी पार्टी की तरफ से, और मुझे 2017 से 2018 तक 1 वर्ष के लिए बांधकाम सभापति यह जवाबदारी मुझे पक्ष ने दी थी। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे मेरे क्षेत्र का प्रभाग 1 का नेतृत्व करने के लिए चुना, मुझे उस नगर पालिका में भेजा। मैंने भरपूर प्रयास किए कि मैं मेरे क्षेत्रों के लिए एक अच्छी व्यवस्था कर सकूं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आरोग्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाली जैसे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो नगर पालिका के माध्यम से जो सुविधाएं मिलने वाली है वह स्ट्रीट लाइट के माध्यम से व्यवस्था हो, कचरे के संकलन और उसके वाहतुक की व्यवस्था हो, उन सभी पॉइंट्स पर मैंने काम किए। आज बाकी तो हर जगह रोड, रास्ते, नालियां, यह तो हमने एक एक घर के लिए बनाया और नगर पालिका के माध्यम से जो हो सकता था उससे बढ़ के करने का हमने प्रयास किया। इन सब से हट के मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जब मैं पहली बार नगर सेवक बना और मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने प्रभाग 1 का नेतृत्व करने का अवसर दिया, उस वक्त मेरे प्रभाग में एकमात्र स्कूल थी नगर पालिका द्वारा संचालित, वह स्कूल जिसमें टोटल बच्चों की संख्या 55 थी। और आज 2011 से 2025 तक के इस सफर में आज उस स्कूल में 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं परिसर के। यह मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरा संकल्प था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करूं, और जिस प्रकार से पुराने पैटर्न में मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम से उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की जाती थी, मैंने उसमें एक कड़ी और जोड़ी और हिंदी मराठी के अलावा भी हमने इंग्लिश मीडियम उसमें स्टार्ट किया, कॉन्वेंट से, नर्सरी से स्टार्ट किया, और आज हमारे पास उस स्कूल में 500 बच्चे हैं। जैसा कि शिक्षा यह हर व्यक्ति का अधिकार है, उसी अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए मैंने भरसक प्रयत्न किए, मुझे सफलता भी मिली, और आज उसी सफलता के स्वरूप आज 500 बच्चे उस स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से। यह एक बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे प्रभाग की जनता का, जिन्होंने मुझे यह काम करने के लिए उस जगह तक भेजा, जिनकी वजह से मैं यह कर सका, उसके लिए वजह मेरे प्रभाग की जनता है। अगर वो मुझे उस जगह ना भेजती तो शायद मैं यह काम नहीं कर सकता था। और इससे भी बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हर वक्त मेरा विरोध करते हैं मेरे परिसर में, जो मेरे खिलाफ, चाहे वो चुनाव लड़ ले, चाहे वो हम जिस पक्ष से काम करते उसके विपरीत पक्षों में काम करे, मगर देखने लायक बात यह है कि उन लोगों के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं और उसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह मापदंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सफल प्रयासों का नतीजा है कि हमारे शुरू किए गए स्कूलों में हमारे विरोधियों के भी बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे खुशी होती है कि हमने हमारे परिसर के लिए कुछ अच्छा किया है। आने वाले समय में मैं ऐसा चाहता हूं कि वह स्कूल जूनियर कॉलेज तक पहुंचे और हम नगर पालिका के माध्यम से फ्री एजुकेशन के तहत हम 12वीं तक की शिक्षा अपने परिसर के लोगों को मुफ्त में और दर्जेदार शिक्षा उपलब्ध कराए। यही मेरा संकल्प है, और यही मेरी बात लेकर के मैं मेरे प्रभाग के मतदाताओं के पास पुनश्च उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं। आपने बताया कि अपने समय में आपने कितना काम जनहित में किए हैं, लेकिन पहले सवाल के जवाब में आपने ये बताया हमें कि कुछ काम ऐसे अधूरे हैं जिसके लिए मौका मिलेगा तो करेंगे भी। कौन सा ऐसे अधूरे काम जो आप समझते हैं कि और अपने प्रभाग में या फिर गोंदिया परिषद में करना चाहिए? मैं आपको वही बता रहा था कि आज वह मेरी स्कूल पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक है, मैं उसे 12वीं कक्षा तक ले जाना चाहता हूं, और भी लोगों को, एक 2000 लोगों को कम से कम, उस परिसर के 2000 लोगों को वह सुविधाएं, वो मुफ्त शिक्षा, वह उनका राइट टू एजुकेशन का उनका अधिकार उन तक पहुंचाने का काम मैं करना चाहता हूं। आज सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो हमने अपने परिसर में अनेकों काम किए, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे वो संत रविदास महाराज सांस्कृतिक भवन हो, चाहे वो महात्मा फुले सभागृह हो, चाहे वो मां नर्मदेश्वर शिव मंदिर हो, चाहे वो भगवान गणेश मंदिर हो, हर समाज को उनका सामाजिक न्याय, उनका सामाजिक हक हमने हमारे माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसा सर्वव्यापी काम हमने करने का अपने क्षेत्र में जो संकल्प लिया, उसमें और भी आगे बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छे गार्डन्स बनाने चाहते, जहां वो अपना समय बिता सके, कुछ लाइब्रेरीज बनाना चाहते जिसमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं उनको एक शांत वातावरण, एजुकेशन से रिलेटेड वातावरण उनको मिले करके एक भव्य लाइब्रेरी तैयार करना चाहते। इसी कड़ी में हम
सामान्य लोगों के लिए जो अपने स्वास्थ्य से संबंधित है उनके लिए एक अच्छा पार्क हम डेवलप कर सके, यह सारी चीज़ें जो हम आगे करना चाहते वो मैं आपको बताना चाहता था, जिसके लिए मैं पुनश्च मेरे क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह मुझे मेरे किए गए कामों का आकलन करके मुझे मौका दे, जिससे कि मैं उनके और भी प्रश्न मेरे माध्यम से मैं छुड़ा सकूं। यह मेरी अपेक्षा है। बुजुर्गों और स्वास्थ्य को लेकर के जब आपने कोई बात बताई तो मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई क्या होता है कि नौकरी पेशा लोग ज्यादातर होते हैं शहर में, तो वो लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो कुछ बुजुर्ग जो होते हैं उनको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। क्या आपके ऐसे प्रयास होंगे कि जिससे कि डॉक्टर्स आपके प्रभाग में कुछ दिनों के अंतराल में पहुंचे और उनका स्वास्थ्य इलाज कर सके? मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो कर चुका है। नगर पालिका के माध्यम से मेरे प्रभाग में किसी वक्त होम्योपैथिक से एक ओपीडी चला करती थी, जो कुछ अंतराल के बाद बंद हो गई। बंद होने का कारण यह था कि जिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उस पर हुआ था उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद शासन ने नया डॉक्टर उस पर अपॉइंट किया नहीं। कुछ समय तक आउटसोर्सिंग से लेकर के काम किया गया, लेकिन उसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिन्हें दिया गया था उनका कॉन्ट्रैक्ट छूटा और वो हॉस्पिटल बंद हो गया। अभी हमने एक नया हॉस्पिटल मराठोली स्कूल परिसर में ही हमने डेवलप किया है। स्कूल परिसर से कॉर्नर में वह बनकर के तैयार है। अब हमें सिर्फ आउटसोर्सिंग पर उस पर डॉक्टर अलॉटमेंट करा के सिर्फ हॉस्पिटल चालू करना बाकी है, जिससे कि परिसर में बुजुर्ग हो, बच्चे हो, ऐसे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के 200-300-400 रुपए ओपीडी की फीस नहीं दे सकते, ऐसे सभी रुग्णों को हम वहां पर नगर पालिका के माध्यम से हम उनका इलाज करने का काम करेंगे। वो हम इसी रेजिम में कर चुके हैं। एक आचार संहिता होने की वजह से उसका लोकार्पण भूमि पूजन ना हो सका, लोकार्पण नहीं हो सका, वो चुनाव के तुरंत बाद चालू हो जाएगी। अच्छा, युवाओं के हाथ में अगर रोजगार है तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होगा। रोजगार की दिशा में आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कुछ गोंदिया से युवा लोग, बालाघाट से जो एक रोजगार मेला लगाया गया था, वहां से वो पूना तक गए हैं। पूना भी महाराष्ट्र में आता है, लेकिन रोजगार की दिशा में गोंदिया में कैसे काम हो, इस दिशा में कैसे काम आपकी पार्टी ने किया, आप लोगों ने? देखिए, नगर पालिका के माध्यम से रोजगार उपलब्धि का जो न्यूनतम दायरा है, हम उसी दायरे में रह करके काम कर सकते हैं। जो अधिकार हमें नगर पालिका के माध्यम से मिलेंगे उसी दायरे में रह करके हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, नगर पालिका के माध्यम से हम अगर किसी को रोजगार देना चाहें तो उसकी एक लिमिटेशंस है। जैसे कि एक 100 से 110 प्रकार के ऐसे छोटे कोर्सेस है जो नगर पालिका के माध्यम से आपको कराए जा सकते हैं। जैसे आपको ड्राइविंग अगर सीखनी है तो नगर पालिका के माध्यम से आप ड्राइविंग क्लास ज्वाइन करेंगे, जिसके पैसे नगर पालिका आपको उस ड्राइविंग स्कूल को देगी और आप मुफ्त में वो ट्रेनिंग कर सकेंगे और उसके बाद आपके लिए रोजगार के साधन खुलेंगे। महिलाओं के लिए चाहे वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, पुरुषों के लिए चाहे वो टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्ड दुरुस्ती का काम हो, ऐसे जो छोटे कोर्सेस है, चाहे टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के टाइपिंग सीखने वाला काम हो, इस प्रकार के अनेकों काम नगर पालिका के माध्यम से महिला व बाल कल्याण विभाग की तरफ से वह हम लोग करते हैं। इससे पूर्व भी हमने किया है और आने वाले समय में भी हम नगर पालिका के माध्यम से जो रोजगार निर्मित वाला जो काम है हमारे दायरे में रह करके निश्चित तौर पर हम बड़े पैमाने पर करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने मराठोली स्कूल परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया, जिसमें 54 और वह दुकानें परिसर के लोगों को, उनके शहर के लोगों को न्यूनतम दरों में उपलब्ध कराई जाए, इस संकल्पना से हमने उसे किया। और बीच में हमने उसका टेंडर भी कॉल किया था, मगर कुछ राजनीतिक हलचलों की वजह से और चुनाव के मद्देनजर लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और उसका रेट इतना बढ़ाया कि वो सामान्य लोगों तक पहुंची नहीं। उस पर कमेटी बना करके उसका रिटेंडर करने का काम हम नगर पालिका के माध्यम से करेंगे और स्थानिक लोगों को न्यूनतम दरों में उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे
जितने भी रोजगार निर्मित और सामान्य लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम जो नगर पालिका के कायदे में और उनके दायरे में होता है, निश्चित तौर पर हम वह सारी चीजें लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। यह हमारी जवाबदारी है और हम इसे पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। आपने वो बताया जो आपने किया और आपकी पार्टी ने जनहित में किए हैं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के। तो किस तरह से हलचल है राजनीति की, कौन सी रणनीति के साथ इस बार नगर परिषद सरकार बनाने में आप लोग जुटे, आपकी पार्टी जुटी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, राज्य में सत्ता में है। आज सामान्य लोगों के प्रश्न छुड़ाने की अगर बात है तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके काम किया है। सामान्य लोगों तक हम पहुंचे हैं, चाहे उनकी छोटी मोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, जो हमारे हद में थी हमने सब करने का प्रयास किया। आज श्रावण बाढ़ योजना का लाभ लोगों को दिला करके दिया, संजय गांधी निराधार योजना का लाभ दिला करके दिया, घरकुल के प्रश्न हमने छुड़ा के दिए। ऐसे अनेकों प्रकार की समस्याएं, उनकी वैयक्तिक समस्याएं, जैसे उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में हम लोगों ने मदद की है, ऐसे अनेकों काम हमने लोगों के करके दिए हैं। तो हमें यकीन है कि आज इस गोंदिया शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी। हमारे राज्य में हमारे देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व पर विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पुनश्च एक बार गोंदिया नगर परिषद की जवाबदारी देगी। यह हम इस गोंदिया शहर की जनता से अपेक्षा करते हैं और निश्चित तौर पर वो हमें इस बार मौका देंगे, ऐसी आशा करते हैं। विधायक विनोद अग्रवाल जी के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? विकासशील दौर रहा है। आदरणीय विनोद जी अग्रवाल विधायक गोंदिया का पूरा 6 साल का लगभग का कार्यकाल, आज हम अगर देखें कि विनोद अग्रवाल जी के माध्यम से गोंदिया का चित्र बदलने का जो उन्होंने संकल्प लिया, आज सामान्य लोगों की जरूरतें क्या है, उनको रोड, रास्ते ही, नालियां ही उनकी जरूरत है या बाकी चीजें भी हमें उन्हें धोरणात्मक चीजें देनी चाहिए, इस पर विचार उन्होंने किया। आज आप चले जाइए, पूरी विधानसभा में उन्होंने बचत गट के भवन बनाए। एक बड़ी उपलब्धि है कि आज महिलाओं को उनके बचत गट की बैठकें लेने के लिए उचित स्थान नहीं थे। आज विनोद अग्रवाल जी के माध्यम से सही में जिन्हें जो जरूरत है वो जरूरत को उन्होंने समझा और उनके लिए काम किया। कृषि गोडाउन्स बनाए, ये आज तक कभी नहीं हुआ था। कृषि गोडाउन्स उन्होंने बनाए ताकि किसानों के माल सुरक्षित रह सके। आज लाइब्रेरीज उन्होंने बनाई बच्चों के लिए, शिक्षा पर उन्होंने भर दिया। काफी ठिकानों पर लाइब्रेरीज तैयार की जिससे कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो या अपने 10th 12th की एग्जाम के लिए, ग्रेजुएशन के लिए तैयार हो। ऐसे धोरणात्मक काम उन्होंने किया। आज गोंदिया में भुयारी गटार योजना का दूसरा टप्पा चालू हुआ। आज गोंदिया में वाड़ियों पानी पुरवठा योजना 200 करोड़ की, 250 करोड़ की योजना उन्होंने मंजूर करा के लाई, जो पूरे गोंदिया शहर को 24 घंटे पानी की व्यवस्था वह पानी पुरवठा के माध्यम से मिलेगा। तो एक धमाकेदार कार्यकाल उनका रहा है और जनता की मांग जो थी वो उन्होंने राज्य सरकार तक पहुंचाई है। और इससे बढ़ के भी मैं तो लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र में लागू हुई, वो संकल्पना ही हमारे विधायक आदरणीय विनोद अग्रवाल जी की थी और यह बात मंत्री महोदय ने भी वहां से कही कि या उन्होंने ही हमें प्रपोजल दिया और हमने इसे शुरू किया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने गोंदिया के लिए एक बड़ा काम करके दिखाया और पूरे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र को जिसका फायदा मिला। आपने नगर और क्षेत्र के लिए तो कई काम कर दिए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किए कि नगर परिषद चुनाव जो होना है तो कौन प्रत्याशी होगा प्रभाग से, ये अभी तक तय नहीं हुआ। क्या करेंगे, कहाँ रुक? देखिए, ऐसा नहीं है, यह प्रक्रिया है और यह भी तो तय नहीं हुआ ना कि सभी पक्षों ने तय कर दिया और हमारे पक्षों ने उम्मीदवार ही तय नहीं किए। बीजेपी में आगे रही है, ऐसा नहीं है। हमारे भी उम्मीदवार पूरी प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को बोलने की। हमारे यहाँ हम हर एक को सुनते हैं और निर्णय संयुक्त लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में
संयुक्त निर्णय लिया जाता है। आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उस बोर्ड में सभी पर चर्चा होगी और उसमें बैठ करके टेंटेटिव चर्चा करके हम लोग टिकटों के आवंटन पर, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा भी प्रयास रहेगा कि जीतने वाले ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार हम मैदान में उतारें। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है तो हमारे यहाँ एक एक प्रभाग में 4-4, 5-5 दावेदार है। अब उनमें से हमको एक जीतने वाला उम्मीदवार अगर चुनना है तो समय तो लगेगा। तो इन नगर मतलब होने जा रहे हैं नगर परिषद चुनाव को लेकर के जिन विषयों पर बात हुई, सभी का आपने विभागीय से जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे गोंदिया नगर परिषद प्रभाग से, प्रभाग क्रमांक 1 से घनश्याम जी से। उनसे हमने बात की, जाना कि आखिरकार प्रत्याशी जो मैदान में नहीं उतार रहे हैं तो क्या कारण है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया होती है पार्टी की, उस प्रक्रिया के बाद वो मैदान में प्रत्याशियों को उतार देंगे, नामों की घोषणा वो कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब तक जो भाजपा ने नगर परिषद में काम किए हैं, इसके अलावा विनोद अग्रवाल जी उनके कार्यकाल की भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जनहित में लगातार काम कर रहे हैं। यदि प्रभाग में फिर से जनता मौका उनको देते हैं तो किस तरह से उनके काम को आएंगे, उनके हित में वो काम करेंगे। उन्होंने इस सब चीजों को उन्होंने बारीकी से बताया। इसी तरह और भी हम नगर परिषद चुनाव को लेकर सभी अपडेट्स देते रहेंगे। आप सभी अपडेट्स के लिए जनचेतना न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।